ज़्यादा की चाहत से हमारी ज़िंदगी में बहुत से विकल्प और आराम ज़रूर आया है, लेकिन हम इसकी भारी कीमत भी चुका रहे हैं। इसमें सबसे अहम है बढ़ा कार्बन उत्सर्जन, खत्म होते संसाधन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण। ज़्यादा उत्पादन और इस्तेमाल की हमारी आदत अब धरती से झेली नहीं जा रही। पर्यावरण से जुड़ी तबाही की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रीन एनर्जी अपनाकर और इलेक्ट्रिक कारें खरीदकर स्टेटस मेंटेन करते हुए हम इससे बच सकते हैं? बहुत से लोगों का कहना है नहीं। वो चाहते हैं अर्थव्यवस्था को चलाने के मौलिक तरीके और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को भी बदल दिया जाए। इस नए आइडिया को नाम दिया गया है डीग्रोथ, यानी दुनिया ही विकास की अपनी रफ्तार को धीमा कर ले। दशकों से देश अपने विकास को जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से मापते आए हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा सामान और सेवाएं पैदा की जाएंगी, जीडीपी उतनी ज़्यादा होगी, देश भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रहे, इसके लिए और खनिज निकालकर उन्हें अर्थव्यवस्था में लगाए रखना होता है। ये धरती के लिए टिकाऊ नहीं है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। यही डीग्रोथ की बात आती है। सबसे पहले ये विचार दिया ऑस्ट्रियन फ्रेंच सामाजिक दार्शनिक आंद्रे गोर्त्स ने, जिन्होंने 1972 में सवाल उठाया कि क्या लगातार उत्पादन बढ़ाते जाना अच्छा विचार है। कुछ ही समय बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारों ने द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट छापी। इसमें सख्त भविष्यवाणी की गई कि अगर विकास पर लगाम नहीं लगी तो 2072 तक सभ्यता ढह जाएगी। जाहिर है इसे नकार दिया गया। नेचर पत्रिका ने इसे कयामत की धमकी कहकर खारिज कर दिया। सन 2000 के बाद फिर से डीग्रोथ की बातें होने लगीं, जब डेटा ने दिखाना शुरू किया कि धरती को इतना नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। नेचर के एक हालिया पेपर में, हाँ, उसी नेचर के जिसने 70 के दशक में डीग्रोथ को खारिज किया था, कहा गया कि इस पर दुनिया सोचे और इस बार की आईपीसीसी रिपोर्ट में इसे धरती के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने का उपाय माना गया। डीग्रोथ के जिस नजरिए पर काफी विचार हो रहा है वो है डीकपलिंग, यानी जीडीपी तो बढ़ती रहे लेकिन कार्बन उत्सर्जन घटे। मैं ब्रिटेन में रहता हूं, जहां अर्थव्यवस्था डिकार्बनाइज करने पर बहुत गर्व किया जाता है। हालांकि जीडीपी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ ही रही है। वहीं उत्सर्जन घटता दिख रहा है। आश्चर्यजनक तरीके से विकसित अर्थव्यवस्थाएं डीकपलिंग करने में सफल रही हैं, क्योंकि वे ग्रीन एनर्जी सोर्सेस को अपना सकी हैं। जैसे डेनमार्क, जिसने अपनी खपत से होने वाले उत्सर्जन को साल 2000 से 2019 के बीच 35% घटाया है, जबकि इस दौरान उसकी जीडीपी भी 16% बढ़ी है। इसी दौरान जर्मनी ने भी अपने प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को 24% घटाया, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था 26% बढ़ी। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ऐसा कर दिखाया है। सुनने में जबरदस्त लगता है ना? और वाकई ये शुरुआती कदम है, लेकिन समस्या ये है कि डीकपलिंग के समय हम सिर्फ CO2 के बारे में सोचते हैं। पर्यावरण से जुड़ी कई तबाहियां हैं। जीवाश्म ईंधन इकलौती समस्या नहीं है। इसलिए डिकार्बनाइजेशन की बात करते हुए हम पारिस्थितिकी और जैव विविधता का नुकसान नजरअंदाज कर जाते हैं। ब्रिटेन में जैव विविधता को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। EU की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये समस्या हल नहीं करेगा। तो फिर चारा क्या है? पहली बार डीग्रोथ के समर्थक भी मानते हैं कि इस शब्द में कुछ समस्या है। मैं डीग्रोथ शब्द को पसंद नहीं करती। इसमें नकारात्मकता का भाव है। मूल बात आर्थिक गतिविधियों के लिए कच्चे माल का इस्तेमाल कम करना है। डीग्रोथ डरावना शब्द है। लगता है ये लोगों को पाषाण काल में लौटा देना चाहता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ कम सस्टेनेबल प्रोडक्शन में कमी लाना है, जैसे मीट और डेयरी उत्पाद, फास्ट फैशन, कार और प्लेन जैसी चीज़ों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को घटाना, और हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे फ्रिज, फ़ोन, वॉशिंग मशीन को लंबे समय तक चलाना। कोई डिवाइस खराब होने पर नई लाने के बजाय पुरानी रिपेयर कराना। ये सिर्फ बुरे विकास को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि समाज का भला करने वाले सेक्टर्स का विकास करने के बारे में भी है। जैसे ग्रीन जॉब्स बढ़ाना, लोगों को ग्रीन एनर्जी से जुड़े उपकरण लगाने की ट्रेनिंग देना,
इमारतों को ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से बनाना और इकोसिस्टम में नई जान डालना, साथ ही सार्वजनिक यातायात में निवेश। लेकिन क्या हमारी चाहत सच्चाई से दूर है? क्या ये नया तरीका हमारी जिंदगियों को बदतर बनाएगा? यही डीग्रोथ पर बहस के केंद्र में है। क्या ये इंसानों की तरक्की को थाम देगा? आधुनिक दुनिया के कई पहलू जैसे लंबा जीना और कम बाल मृत्यु दर, ऊंची जीडीपी दर और ऐसी अन्य चीजों से जुड़े हैं। जो अर्थशास्त्री वर्तमान सिस्टम के पक्ष में हैं, वो कहते हैं कि डीग्रोथ का मतलब होगा बड़ी संख्या में नौकरियां जाना, लोगों का कर्ज न चुका पाना और बड़ी संख्या में बिजनेस का बंद होना। इससे हम हमेशा के लिए मंदी के दौर में चले जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन में कमी आएगी। ऐसी चीज़ों में जो हम चाहते हैं वो है ग्रीन और ज़्यादा प्रभावी तकनीकें। वैसे समस्या ये भी है कि एक्टिव डीग्रोथ अब तक कहीं देखी नहीं गई है। मतलब कोई नहीं जानता कि ऐसा हो भी पाएगा। आप ऐसी दुनिया के बारे में कैसे बात करेंगे जहां अमीर देश कहें कि अब हम अपनी तरक्की को थोड़ा सा घटाना चाहते हैं और अब हम आपको वहां नहीं पहुंचने देना चाहते जहां हम हैं। ये एक चुनौती है और इसमें देशों के बीच संपत्ति और संसाधनों का बड़े स्तर पर पुनर्वितरण भी होगा। किसी आदर्श दुनिया में ये कल्पना संभव है, लेकिन असल दुनिया में इसमें काफी राजनीतिक चुनौतियां होंगी। डीग्रोथ समर्थकों का एक सुझाव ये है कि उन गरीब देशों के कर्ज माफ कर दिए जाएं जो उन्हें चुका नहीं सकते, ताकि वे सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करने की ओर ध्यान दे सकें। विचार सबको समान धरातल पर लाने का है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि वे प्रदूषण करने वाली टेक्नोलॉजी छोड़कर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके। दूसरी चीज है फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, जो इसे संभव बनाए। इसके साथ ही गरीबी खत्म करने जैसी चीजों में भी पैसा लगाया जा सके। डीग्रोथ समर्थकों का कहना है कि इसके जरिए ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। फिर भी हम बढ़ती जीडीपी को ही जीत की ओर बढ़ने का पैमाना मानते हैं। दरअसल पृथ्वी के भविष्य को देखते हुए इसे छोड़ देने से बहुत से लोगों को लगेगा कि हम उन्हें कुछ खोने को कह रहे हैं। तो क्या इसका जवाब आर्थिक तरक्की को धीरे धीरे कम करना ही है? आप बहुत सी सरकारों को ऐसा करने का इच्छुक नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर कई क्षेत्रों में मानवीय प्रभावों को मापा जा सके, इसीलिए जीडीपी से अलग सोचना। भूटान और उसके ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ कुछ प्रयोग हुए हैं जिन पर बहुत बात हुई है। इसीलिए सफलता को पुनर्भाषित करने वाले इन पैमानों के लिए रास्ते हो सकते हैं। इनसे राजनेता ऐसी चीजों को स्वीकार करने लगेंगे जिनसे जीडीपी तो नहीं बढ़ती, लेकिन लोगों का हित होता है। उन तरीकों से जिनमें संसाधन कम लगें और नुकसान ना हो। अगला उदाहरण है जैसा न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने 2019 में किया। उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया था जो लोगों के स्वास्थ्य और खुशी को जीडीपी और आर्थिक तरक्की से ज्यादा महत्व देता था। बजट में सभी नए खर्चों में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने, बाल गरीबी कम करने और मूल निवासी समुदायों की आर्थिक असमानता को घटाने पर जोर दिया गया था। डीग्रोथ समर्थक वैकल्पिक मूल्यों की बात करने वाली अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। डीग्रोथ इस बात पर दांव लगाता है कि हम एक अलग भविष्य की कल्पना करें, इंसानों और प्रकृति के बीच एक नए रिश्ते की, जिसमें इंसान तो बचे रहें लेकिन प्रकृति भी फल फूल सके। तो आपको क्या लगता है, लोग धरती को बचाने के लिए अपनी नौकरियों की कुर्बानी देना चाहेंगे